तो ये एक्सरसाइज 11.2 लास्ट क्लास पे हमने 11.2 के जो भी इंट्रोडक्शन थे, जो भी फॉर्मूले थे, जो भी चीजें थी वो समझ ली है। अब एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियोज। तो ये 3 लाइन्स हैं। पहली लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है एंड ये तीसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है। शो दैट दीज 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है लॉजिक, क्या है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज, कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्म पे लिखा है, जैसे मान लो वेक्टर ए लिखा है, a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप, इस तरीके से कोई भी वेक्टर है, तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं आर a1 b1 एंड c1। तो ये a1 b1 c1 क्या होंगे? ये होंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। मतलब किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर इस वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लें और उससे डिवाइड कर लें, ऐसा कर लें, तो ये ए कैप का फॉर्मूला होता है। किसी भी वेक्टर का यूनिट कैप उस वेक्टर के वेक्टर में हम उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते हैं। तो इसका ए कैप निकालने के लिए क्या करना होगा? a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, इसमें डिवाइड करेंगे ए के मॉड्यूलस से। वेक्टर ए का मॉड्यूलस तो a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। ओके, तो अगर इस वेक्टर का ए कैप भी एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर का अगर स्केलर कंपोनेंट निकालें, ये होगा a1 अपॉन इस डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को, इस पूरे को, क्योंकि काफी बड़ा है ये, तो इसको इमेजिन करो हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये स्केलर नंबर होगा क्योंकि वेक्टर का मॉड्यूलस है, तो इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो a1 अपॉन p i कैप, b1 अपॉन p j कैप, c1 अपॉन p k कैप। तो a कैप यूनिट वेक्टर जो है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं a1 बाई p, फिर b1 बाई p और c1 बाई p। तो ये जो होते हैं वो वेक्टर a का डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। दो बातें ध्यान रखनी है हमको। पहला, कोई भी वेक्टर गिवन हो तो उस वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा, और उस वेक्टर के लिए अगर यूनिट कैप निकाल लिया जाए तो यूनिट कैप जो वेक्टर है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये देखो, ये फर्स्ट लाइन या फर्स्ट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस को हम L1, M1 और N1 ले लेते हैं। सेकेंड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनको L2, M2 और N2 ले लेते हैं। थर्ड लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको L3, M3 और N3 ले लेते हैं। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है? अभी हमें प्रूव करना है ये पहली लाइन, ये वाली मान लिया लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइन है, ये लाइन 2 है और ये वाली लाइन 3 के डायरेक्शन कोसाइंस है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब लाइन 1 2 पे परपेंडिकुलर है, 2 3 पे परपेंडिकुलर है और 3 1 पे परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल हमको चाहिए होगा। दो लाइंस के बीच का एंगल देखो कैसे लिखते हैं। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है दो वेक्टर्स या दो लाइंस के बीच का एंगल, मान लो कभी कभी हमें डायरेक्शन रेशियो दिया होता है, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a2 b1 b2
प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। और इसी को अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म पे लिखना चाहें तो यही फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन से अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, लाइन 1 लाइन 2 के बीच का एंगल निकालते हैं, फिर लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का एंगल डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज को यूज करते हुए। तो ऐसा मान लिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 2। कॉस थीटा कितना होगा फिर, देखो ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन 2 है, तो फॉर्मूला होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12/13 इंटू 4/13 ये कितना हो गया 48/169 प्लस माइनस 3/13 और प्लस 12/13, तो ये हो जाएगा माइनस का 36/169, 36/169 और माइनस 4/13 और ये 3/13, तो ये भी हो गया माइनस का 12/169। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 169 ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी, नहीं एक्चुअली नीचे 169 होगा, न्यूमरेटर में 48 माइनस 48 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे। ठीक, इसी तरीके से लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का एंगल मान लिया हमने, अल्फा मान लिया, तो कॉस अल्फा निकाले L2 L3 L3 सॉरी L2 L3 फिर M2 M3 प्लस N2 इंटू N3, ये निकालो। लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में 4/13 इंटू 3/13 ये हो गया 12/169, फिर 12/13 और 4/13 तो ये हो गया माइनस का 48/169 और माइनस नहीं प्लस 3 इंटू 12 36/169, ये देख सकते हो ये भी 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब अल्फा भी 90 डिग्री आ गया। तो अल्फा 90 डिग्री मतलब लाइन 2 और लाइन 3 भी परपेंडिकुलर हो गई। अब एक बाकी है लाइन 3 और लाइन 1 का, उसके बीच में एंगल मान लिया कॉस बीटा है। कॉस बीटा होगा L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1। ये देखो 3/13 इंटू 12/13 ये हो गया 36/169, फिर 4 और 3 दोनों माइनस हैं तो ये हो जाएगा प्लस 12/169। 4/13 माइनस का है और ये हो जाएगा 12/13, तो 4 इंटू 12 48/169, इसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब बीटा भी 90 डिग्री आ रहा है। अब यहां से हमको मिला L3 इज परपेंडिकुलर टू L1। देखो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 पे और लाइन 3 लाइन 1 पे, सो L1 L2 एंड L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। कॉपी करो जल्दी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और फिर लाइन बनानी है और लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये सब चेक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट ए
and B is perpendicular to the line through point C and D. तो जो लाइन AB के थ्रू बन रहा है, देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में पैरेलल करना है, सेकंड वाले में परपेंडिकुलर करना है। तो एक बात पहले कॉन्सेप्ट है वो हम रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि मैंने हर चीज पीछे वाले लेक्चर में बता रखी है। तो देखो, मान लिया दो लाइन्स है हमारे पास, जस्ट इमेजिन दो लाइन्स है। पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ओके, ये दो लाइन्स हैं। अगर इन लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो क्या है, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 और c1, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ वन लाइन, फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, इसकी वैल्यू 0 आनी है। यहाँ पे a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो है दोनों लाइंस के। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होगी, और अगर लाइंस पैरेलल है, if line 1 is parallel to line 2, then the direction ratios will be proportional. डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, कहने का मतलब a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड में हमको इन्हीं दोनों में से कॉन्सेप्ट्स हमको लगाने हैं। चलो, तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जरूरी नहीं है हम उसके इक्वेशन लिखें फिर डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करें। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम जैसे देखो, ए बी का डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो इस वाले को x1 y1 z1 मान लो, इस वाले को x2 y2 z2 मान लो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। या तो ऐसे कर लो, या फिर x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। इसी तरीके से सी डी का भी निकाल लेंगे। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो देखो कैसे लिखते हैं, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, 4 माइनस माइनस 1 ये हो गया 5, और -2 -2 ये कितना हो गया, -4। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी कितना होगा, तो d माइनस सी, 3 माइनस 0 ये कितना हो गया 3, फिर 5 माइनस 3 ये हो गया 2, और 6 माइनस 2 हो गया 4। ओके, अब अगर इनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो चेक करते हैं। ये वाली हमने a1 b1 और c1 ले लिया इसको, एंड इसको हमने a2 b2 और c2 ले लिया। फॉर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, अगर ये हमको प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। चलो LHS निकालते हैं। a1 इंटू a2, 2 इंटू 3 6, 5 प्लस 2 10 और 4 इंटू 4 16, तो ये 0 आ रहा है, इक्वल टू RHS। सो AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू CD। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव कर लिया। क्वेश्चन 3 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन 3 में भी यही काम करते हैं। इस पॉइंट को A ले लिया, इस पॉइंट को B ले लिया, इस पॉइंट को C एंड इस पॉइंट को D ले लिया। तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे लाइन AB का, B माइनस A या A माइनस B भी कर सकते हो, कोई परेशानी ऐसी नहीं है। 2 माइनस 4 ये हो गया -2, 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 8 -4। इसको A1 B1 और C1 ले लिया। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD, तो D माइनस C, 1 माइनस -1 ये हो गया 2, फिर 2 माइनस -2 4, और 5 माइनस 1 तो 4।
इसको ले लिया A2 B2 C2। ओके, अब जरा हम A1 बाई A2 कैलकुलेट करें, -2/2, ये हो गया -1। फिर B1 बाई B2 कैलकुलेट करो, -4/4, ये भी -1। C1 बाई C2 कैलकुलेट करो, -4/4, ये भी -1। तो देखो तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। लास्ट की लाइन इधर लिख लेते हैं, इसका आगे कंटिन्यूएशन इधर है, एज A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू -1, सो AB इज पैरेलल टू CD, और ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है, और 2 एंड 3 के सॉल्यूशन भी हो गए। कॉपी करो जल्दी से। कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो, जहां पे भी आपको लगे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट P एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर B। अच्छा, इस पॉइंट को P नहीं, इस पॉइंट को हम कैपिटल A अज्यूम कर लेते हैं, और इस वेक्टर को वेक्टर B अज्यूम कर लेते हैं। चलो देखो, फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट A दिया है 1,2,3, वेक्टर B है 3i प्लस 2j माइनस 2k। देखो ये क्या है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करें। अगर सारे फॉर्मूले हमने डिराइव करे हैं, ये y, ये x और ये रहा z। ये एक वेक्टर b है, एक लाइन है जो इस वेक्टर b के पैरेलल है। ये वाली लाइन है, मान लिया इसका इक्वेशन हमको चाहिए, और ये वाली लाइन पॉइंट A से पास कर रही है 1,2,3 से। तो ये ओरिजिन है, O से A का जो पोजीशन है उसको वेक्टर A मान लिया। तो अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन L कैसे लिखेंगे? वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, ये फॉर्मेट होता है। ओके, ये कैसे निकालते हैं ये भी हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास पे, तो वो आप पीछे वाली रिकॉर्डिंग देख सकते हो जाके। देखो लाइन का जो इक्वेशन है वो R के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इस पे कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x y z है, और इसका पोजीशन वेक्टर R है। तो R वेक्टर इक्वल टू A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, ये कितना होगा? इसे A पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, तो वेक्टर B है 3i प्लस 2j माइनस 2k। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में चाहिए, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये वेक्टर A है, तो वेक्टर A है 2i माइनस j प्लस 4k, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मतलब वो लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये वेक्टर B है i प्लस 2j माइनस k। तो इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। चलो तो इक्वेशन लिखते हैं, 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, i प्लस 2j माइनस k। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखनी है,
तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करते हैं, आर को एक्स आई वाई जे और जेड के इससे इक्वेट करते हैं। तो एक्स आई वाई जे और जेड के इक्वल टू आर एच एस पे देखो आई कैप एक साथ कलेक्ट करते हैं, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, फिर ये देखो -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और 4 माइनस लैम्डा के कैप। अब आई कैप को आई कैप से इक्वेट करना है, वाई जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। तो अब लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, लेफ्ट साइड से x, राइट साइड से 2 प्लस लैम्डा, फिर y इक्वल टू -1 प्लस 2 लैम्डा और z इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। इन तीनों ही इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले से होगी x माइनस 2/1, फिर लैम्डा की वैल्यू दूसरे वाले से होगी y प्लस 1/2 और तीसरे वाले से लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा इक्वल टू क्या, कैसे लिखें, 4 माइनस जेड है ना, 4 माइनस जेड अपॉन 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस 4/-1। ये बेटर फॉर्म है क्योंकि हमें z माइनस Z1 लिखना है। अब ये सारे ही लैम्डा की वैल्यूज हैं, सो x माइनस 2/1, y प्लस 1/2 और z माइनस 4/-1, ये है हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, लाइन की जो इक्वेशन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल हमको लाइन चाहिए। पैरेलल लाइन चाहिए मतलब डायरेक्शन रेशियो इस वाली लाइन का और रिक्वायर्ड लाइन का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो गिवन लाइन इज x प्लस 3/3, y माइनस 4/5, z प्लस 8/6। ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे 3, 5 और 6, जिसको हमने क्या ले लिया, A1, B1 एंड C1। ओके, अब जो लाइन हमको चाहिए उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द न्यू लाइन क्या होगी, 3K, 5K और 6K। ये अगर समझ ना आ रहा हो तो देखो यहां पे न्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लो A2, B2, C2 है, तो क्या होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो A1 है 3 और A2 अभी पता नहीं है, B1 है 5, B2 पता नहीं है, C1 है 6 और C2 का अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे क्या करो, अगर इसको K मान लो तो 3 इक्वल टू A2K, या अगर हम इसको ऐसे ले रहे होते A2/A1 करके B2/B1 और C2/C1, तो यही चीज हमें रिवर्स करके मिलती। मैंने वही चीज कंसीडर की है। देखो ये वाला फॉर्म भी करेक्ट है और A2/A1, B2/B1 और C2/C1 इसको के लिए वो भी करेक्ट है, तो मैंने ये वाला फॉर्म कंसीडर किया है ना। A2 को A2 रहने दो, A1 की जगह पे 3 पुट कर लो, तो A2 क्या होगा 3K, इसी तरीके से B2 क्या होगा 5K और C2 होगा 6K। तो ये हमारे न्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए, है ना। अब न्यू लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो वाली लाइन, न्यू लाइन पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से, -2, 4 एंड -5। तो लाइन का इक्वेशन लिखें, जब डायरेक्शन रेशियो पता है कौन से पॉइंट से पास करती है तो ये फॉर्म में हम इक्वेशन लिख सकते हैं।
x माइनस x1, तो x माइनस ऑफ -2, x प्लस 2 अपॉन a2, a2 है 3k, फिर y माइनस y1, तो ये हो गया y माइनस 4 अपॉन 5k, और z माइनस -5, तो ये हो जाएगा z प्लस 5 अपॉन 6k। ओके, ये सारे इक्वल हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इनको क्या करो, लैम्डा मान लो, क्योंकि k हमें एलिमिनेट करना है। तो x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू लैम्डा इंटू के। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमारी लाइन का जो इक्वेशन हो गया वो ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो x माइनस 5 अपॉन 3, y प्लस 4 अपॉन 7, z माइनस 6 अपॉन 2। देखो, पिछली क्लास पे मैंने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाना सिखाया था और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनाना सिखाया था। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसके इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा मान लेते हैं। तो x इक्वल टू, देखो x वाले, इस वाले को लैम्डा से इक्वेट करो, उसी तरीके से y वाले को भी, फिर इसी तरीके से y को भी इक्वेट करेंगे लैम्डा से, और z को भी इक्वेट करेंगे। तो पहले हमने x वाले टर्म को इक्वेट किया है। देखो, x माइनस 5 अगर 3 है, यहां देखो अगर समझ ना आए तो x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्या होगा, ये 3 वहां ट्रांसपोज हो गया, 3 लैम्डा, और ये 5 वहां जाके प्लस हो गया। तो मैं ये चीज डायरेक्ट लिखूंगा, x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5, y इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 4, और z इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 6। ओके, अब r जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई, वाई जे और z के। तो इस x के साथ हम i कैप लगा लेंगे, इसके साथ j कैप लगा लेंगे, और इसके साथ लगा लेंगे k कैप। ओके, और यहां पे डाल देंगे। तो चलो, एक्स आई कैप मतलब r की वैल्यू क्या होगी, देखो ये वाला लाइन हम कंटिन्यू करते हैं, x इंटू आई कैप। अब x क्या है, 3 लैम्डा प्लस 5, इसके साथ लग गया आई कैप, y के साथ j कैप, तो 7 लैम्डा माइनस 4, इसके साथ j कैप, और z के साथ k, तो 2 लैम्डा प्लस 6 इंटू k कैप। RHS पे तो r कैप वैसे ही रहेगा। अब क्या करो यहां से, देखो गौर से देखो, लाइन का इक्वेशन हमारा इस फॉर्म पे होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो ये फॉर्म हमको लेके आना है। LHS तो हमारा ऑलरेडी r कैप बन चुका है, RHS पे एक वेक्टर चाहिए और फिर लैम्डा इंटू कोई दूसरा वेक्टर चाहिए। तो लैम्डा वाले जितने टर्म्स हैं उनके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप अलग कर लो। पहले 5i माइनस 4j प्लस 6k, ये अलग हो गए बिना लैम्डा वाले। अब लैम्डा वाले टर्म्स में लैम्डा कॉमन करके 3i माइनस 4j, सॉरी सॉरी 3i प्लस 7j और प्लस 2k, ये हो गया हमारा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। You can pause the video to note it down. Next question. 8th. Question number 8 देखो. Find the vector and Cartesian equation of the lines that passes through origin and 5 minus 2 3. तो एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन हो गया 0,0,0, और दूसरा पॉइंट हो गया a, कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2 एंड 3। सबसे पहली चीज, लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है, एज लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ध्यान रखना, हमें इस फॉर्म पे इक्वेशन लिखना होता है।
ए प्लस लैम्डा बी। ओके, अब ये लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो वेक्टर ए कितना लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट ए से ओरिजिन से पास कर रही है, तो ए हमारा जीरो वेक्टर हो गया। ओके, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओ ए, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ए माइनस ओ, 5 माइनस 0 तो ये हो गया 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये जो लाइन है ये वाली, वो पैरेलल होगी वेक्टर ओ ए के। ओके, देखो ये डायरेक्टली वेक्टर बी नहीं है, जो हमें लाइन चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो वेक्टर बी हम चाहे तो यही ले सकते हैं, 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ये तो हमारा जीरो वेक्टर है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसके साथ 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो ये बन गया लैम्डा टाइम्स 5i माइनस 2j प्लस 3k, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r को हमने xi yj और zk से इक्वेट कर लिया, लैम्डा को वैसे ही छोड़ दिया, 5i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, दोनों साइड से आई आई इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल टू 5 लैम्डा, y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा और z इक्वल टू 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, तो लैम्डा हो गया x बाई 5 इक्वल टू y बाई माइनस 2 इक्वल टू z बाई 3। इन्हीं तीनों को हम कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन मान सकते हैं, जिसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो x माइनस 0 अपॉन 5, y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस का, और z माइनस 0 अपॉन 3, ताकि ये ओरिजिन से पास करता हुआ दिखे, है ना। लाइन का इक्वेशन याद होगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये वाली लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है, ये वाली लाइन x1 y1 z1 से पास करती है, तो हमारा x1 y1 z1 क्या है, ओरिजिन, तो 0 0 0 दिख रहा है, और नीचे जो ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Find the vector and Cartesian equation of the line that passes through these 2 points। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इन दोनों पॉइंट से वो लाइन पास करती है, मान लिया इनको A और B। ओके, देखो पॉइंट A है 3 माइनस 2 माइनस 5, पॉइंट B है 3 माइनस 2 और 6। तो इनको लेके वेक्टर A और वेक्टर B बना ले, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A 3i माइनस 2j माइनस 5k, एंड वेक्टर B 3i माइनस 2j प्लस 6k। अब देखो इस सिचुएशन में दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, तो 3i कैंसिल हो गया, माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 2j ये भी कैंसिल हो गया, 6 में से 5 माइनस करना है, माइनस का 5 माइनस करना है,
तो ये हो गया 11k। तो रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस 11 लैम्डा के कैप, या ऐसे लिखो लैम्डा इंटू 11 के कैप, ताकि लैम्डा अलग दिखे, 11 के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही काम, r को xi प्लस वाई जे और z के इक्वल टू, यहां से देखो 3i माइनस 2j माइनस 5k और k का कोएफिशिएंट एक साथ कर सकते हैं, तो ये लिखेंगे प्लस -5 प्लस 11 लैम्डा इंटू के कैप। एक बार देख लो, समझ में ना आए तो बोल देना। 3i माइनस 2j और इन दोनों को एक साथ लिया है, ये इंटू है, तो माइनस का 5 प्लस 11 लैम्डा इंटू के कैप। ऑन इक्वेटिंग, अब अगर इक्वेट किया जाए तो एक्स आई इक्वल टू आई, लैम्डा तो है नहीं यहाँ पे, है ना, तो 0 लैम्डा लिख ले, या ऐसा करें 3i है तो इसको लिखते हैं 3 प्लस 0 इंटू आई कैप, ताकि लैम्डा हमको 0 दिखे, लैम्डा का कोएफिशिएंट हमको 0 दिखे। 0 इंटू लैम्डा चाहो तो ऐसे लिख लो, 0 इंटू लैम्डा आई कैप। फिर वाई जे, तो वाई जे क्या होगा, -2j कैप, इसको लिखोगे -2 प्लस 0 इंटू लैम्डा जे कैप, और z के इक्वल टू -5 प्लस 11 लैम्डा। अब इन तीनों से हमको लैम्डा निकालना होता है, तो पहले वाले से लैम्डा क्या होगा, x माइनस 3 अपॉन 0, दूसरे वाले से लैम्डा होगा y प्लस 2 अपॉन 0, और तीसरे वाले से लैम्डा होगा z प्लस 5 अपॉन 11। लैम्डा की ये वैल्यू है तो इनको इक्वेट कर ले। सो कार्टेशियन फॉर्म में द इक्वेशन इज x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0 एंड z प्लस 5 अपॉन 11, ये सारे आपस में इक्वल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा इलॉजिकल दिखती है, x माइनस 3 अपॉन 0, वाई प्लस 2 अपॉन 0। वैसे तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, पूरे मैथ्स में ही पढ़ा है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे लॉजिक नहीं है, बट ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 10th क्वेश्चन, इनमें फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। 10th का फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, सेकंड पार्ट सिंपल है, कर लेना घर पे। देखो 10th का फर्स्ट पार्ट, दो लाइंस के बीच का एंगल है। 10th ए पार्ट, तो जो लाइन 1 है, r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k, और दूसरी लाइन है 7i माइनस 6k प्लस सम अदर कांस्टेंट म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो
y x और ये रहा z। जो पहली वाली लाइन है, ये वाली लाइन 1, वो मान लेते हैं ये है, और दूसरी वाली लाइन वो मान लेते हैं कुछ ऐसी है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से हम ले सकते हैं? तो लाइन 1 जो है वो इस पॉइंट से पास करती है। मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए है, पॉइंट ए से पास करती है, तो ये वेक्टर ए है। और लाइन 1 वेक्टर बी के पैरेलल है, B1 के पैरेलल है, तो ये हमारा वेक्टर B1 है। ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट अगर हमको चाहिए तो 2, -5 और 1। फिर लाइन 2 है वो पॉइंट बी से पास करती है, ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर चाहिए, इसको पॉइंट बी ले लिया। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो 7, जे कैप नहीं है तो y कोऑर्डिनेट 0 और ये -6। लाइन 2 इस वेक्टर B2 के पैरेलल है, ये है हमारा वेक्टर B2। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन डबल एरो वाली इस डबल लाइन के पैरेलल है। ओके, तो हमें लाइन 1 लाइन 2 के बीच का एंगल चाहिए। हम क्या करेंगे, वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का एंगल निकाल लेंगे। वही तो होगा इन दोनों लाइंस 1 और 2 के बीच का एंगल, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना पॉसिबल है। हमारे पास B1 वेक्टर B2 वेक्टर दोनों अवेलेबल है। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? वेक्टर B1 और B2 के बीच का एंगल चाहिए हमको, तो B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस B1 इंटू मॉड्यूलस B2। ये वेक्टर फॉर्म में होता है इक्वेशन। cos थीटा की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म है तो उसके लिए भी हम लिखेंगे फॉर्मूला। चलो B1 डॉट B2, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू 2 तो 12। इसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई B1 का मॉड्यूलस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 4 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाई B2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 36 और 4 40 और 9 49, तो रूट के बाहर 7 और ये हो गया 3। तो 19/21 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 19/21, ये हो गया दोनों लाइंस के बीच का एंगल। ओके, एक्यूट एंगल है ये। 10th का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट घर पे कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कार्टेशियन फॉर्म दिया है। कार्टेशियन फॉर्म में हमको cos थीटा चाहिए होगा। देखो 11th का फर्स्ट पार्ट भी मैं कर देता हूं, सेकंड पार्ट घर पे कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला लग रहा है इन सारे क्वेश्चंस में। इस बार हमको लाइंस के बीच का एंगल कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में cos थीटा क्या होता है? तो पहली लाइन है x - 2/2 इक्वल टू y - 1/5 इक्वल टू z + 3/-3। तो इससे हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। पहली लाइन का a1 हो गया 2, b1 हो गया 5 और c1 हो गया -3। दूसरी लाइन है x + 2/-1, y - 4/8, z - 5/4। ये इमेजिन करो लाइन 2 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो -1, 8 और 4। cos थीटा की वैल्यू होती है कार्टेशियन फॉर्म में। देखो फॉर्मूला वही है, वेक्टर b1 डॉट b2 है ना। तो b1 डॉट b2 और जो b1 वेक्टर है वो इन्हीं यही उसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। a1 स्क्वायर
b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, a1 इंटू a2 तो -2, b1 इंटू b2 40, c1 इंटू c2 -3 इंटू 4 तो माइनस का 12 डिवाइडेड बाई a1 b1 c1, तो ये देखो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 4 और 25 29 और 9 38, और दूसरे स्क्वायर रूट में क्या होगा 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 64 एक 65 और 16 81 है ना मॉड्यूलस के अंदर। तो 40 में से ये 14 निकल गया 26 डिवाइडेड बाई 9 रूट 38 है ना 9 रूट 38। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। ये हमारा आंसर। इसका सेकेंड पार्ट कर लेना, फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। अब देखो 12th में क्या है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट ये दोनों लाइंस आपस में राइट एंगल पे हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक इक्वेशन बनेगी जो हमें सॉल्व करनी है पी की वैल्यू निकालने के लिए। देखो 12th में ये वाला a1 b1 और c1, बट जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में किस फॉर्म में होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। क्या क्या चीजें होती हैं, x y z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, x1 y1 z1 x में से y में से z में से माइनस होना चाहिए, है ना। तो पहले हम इनको अरेंज करेंगे। देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है तो उसको कैसे करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन 3। यहां से क्या करो, y का कोएफिशिएंट 7 है तो ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर लो, ये हो गया y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 इक्वल टू z बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये हो गई पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन भी यहां से पहले -7 कॉमन कर लो तो x माइनस 1 अपॉन 3p, y का टर्म बिल्कुल परफेक्ट है, और z के टर्म में से माइनस कॉमन ले लो। अब पहली इक्वेशन मिली x माइनस 1 अपॉन -3, y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7 और z माइनस 3 अपॉन 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन, इस 7 को नीचे ले आते हैं, x माइनस 1 अपॉन -3p बाई 7, y माइनस 5 बाई 1 और z माइनस 6 अपॉन -5। अब यहां से a1 b1 c1, a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 2p बाई 7 और c1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -3p अपॉन 7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, फॉर परपेंडिकुलर हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का सम 0 होना चाहिए। और पैरेलल के लिए यही सारे प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इनको। चलो a1 इंटू a2 -3, a2 कितना है -3p अपॉन 7, b1 इंटू b2 तो 2p अपॉन 7 b1 था, b2 की वैल्यू 1, c1 है 2 और c2 है -5, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9p अपॉन 7, फिर बीच में हो गया 2p अपॉन 7 और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो इधर हो गया 11p अपॉन 7 इक्वल टू 10, p की वैल्यू 70 अपॉन 11, ये हमारा आंसर है। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर p की वैल्यू 70 अपॉन 11 हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बट डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये।
तो नेक्स्ट करते हैं 13 में देखो, शो दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत ही सिंपल है, 13 इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखो जो पहली लाइन है वहां से ए बी सी निकाल लो। ए की वैल्यू है 7, A1 इनफैक्ट, B1 की वैल्यू -5 और C1 की वैल्यू 1। दूसरी लाइन से A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 3। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 A2, B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर ये 0 होती है तो ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया 7 इंटू 1, मतलब A1 इंटू A2 कितना होगा 7, B1 इंटू B2 हो गया -10, तो प्लस माइनस माइनस, और C1 इंटू C2 +3। तो ये आ गया 10 - 10 विच इज 0। सो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, और ये हो गया प्रूफ। कॉपी कर लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14th में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों लाइंस के बीच में। ओके, पहले 14th करते हैं, फिर 15, 16, 17 की बात की जाएगी आगे। देखो 14th में ये वाली पहली लाइन है, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। देखो पहली लाइन अगर हमारी इस फॉर्म पे है, वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, एंड दूसरी लाइन अगर हमारी इस फॉर्म पे है a2 प्लस लैम्डा b2, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, if this and this be the two lines, then the shortest distance, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्मॉल d, इसका एक फॉर्मूला लास्ट टाइम पे हमने देखा भी था, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ठीक है, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 इसका मॉडुलस और इस पूरे का मॉडुलस। इस फॉर्मूले को समझते हैं पहले। देखो b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ऊपर वाले का रिजल्टेंट एक स्केलर नंबर होगा और नीचे वाले का रिजल्टेंट भी स्केलर नंबर होगा। सबसे पहले हम a1 b1 a2 b2 यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। a1 की वैल्यू ये वाली है i प्लस 2j प्लस k, b1 की वैल्यू है i माइनस j प्लस k, a2 की वैल्यू है 2i माइनस j माइनस k, और वेक्टर b2 की वैल्यू है 2i प्लस j प्लस 2k। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं। चलो a2 माइनस a1 कितना होगा, 2 माइनस 1, तो i कैप -1 -2 -3j और -1 -2, तो ये माइनस का 2k कैप। फिर b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, फिर उसका मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। ये हो गया i j k, b1 वेक्टर के कोएफिशिएंट पहले तो 1 -1 1 और b2 के 2 1 2। चलो इसको सॉल्व करें जरा। तो आई कैप का कोएफिशिएंट हो गया -2 -1 -3 आई कैप, माइनस जे कैप का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो 2 - 2, जे कैप तो 0 हो गया। के कैप का कोएफिशिएंट कितना होगा, लास्ट की रो लास्ट का कॉलम कट गया,
तो 1 माइनस ऑफ -2 3k कैप। ओके, तो ये हो गया -3i कैप प्लस 3k कैप। इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी जरूरत है। b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस देखो ये कितना होगा, -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, तो -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 9 प्लस 9 18, इसको हम 3√2 यूनिट्स लिख सकते हैं। अब d की वैल्यू देखो, मॉड्यूलस ऑफ, पहले b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर है वो कितना है, -3i प्लस 3k। दिस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ, i कैप -3j माइनस 2k, ये हो गया, डिवाइडेड बाई इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस है 3√2। चलो देखो, तो i का i के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया, -3, j का इसमें है नहीं, j कैप पहले वाले वेक्टर में j कैप 0 है, तो j वाला मतलब j वाला टर्म 0 हो गया, k कैप -2 और इधर से -3, तो ये हो गया -6 डिवाइडेड बाई 3√2। तो मॉड्यूलस की वजह से बाहर कितना आ गया, 9√2, सॉरी ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 3√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया 3, और फिर रैशनलाइज भी कर लेते हैं। पहले तो इस 3 से 3 कट गया, फिर 3 ऊपर बचा, नीचे बचा √2, इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया 3√2/2 यूनिट्स। दो लाइंस के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये 5 मार्कर 4 मार्कर इस तरीके से, मतलब 4 मार्कर तो नहीं आएंगे, अब 3 मार्कर और 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो उसको कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th, इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस बार हमको कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना है। देखो 15 क्वेश्चन, तो मैं पहले इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं। पहली लाइन अगर हमारी x माइनस x1/a1 है, y माइनस y1/b1 है, और z माइनस z1/c1 है, ये लाइन 1 है, इमेजिन करो, और x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2, z माइनस z2/c2 है। अगर ये दो लाइंस हैं तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर यहां a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब फॉर्मूला मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, इसमें हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। ये होता है b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर, प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो सारी, एक काम करना, तुम लोग वैल्यूज पुट कर लेना और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं सारे जो पैरामीटर्स हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे x1 y1 z1, वो क्या क्या है देखो यहाँ पे। x1 की वैल्यू यहां से मिलेगी -1, y1 की वैल्यू भी -1, और z1 की वैल्यू भी -1। फिर a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -6, और c1 की वैल्यू 1, वो पहली इक्वेशन से मिल गई लाइन 1 से। और लाइन 2 से मिलेगा x2 जो कि है 3, y2 5, और z2 है 7, a2 है 1, b2 है -2, और c2 है 1। इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रखनी है और इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये कैलकुलेशन सिंपल है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है और नीचे वाला स्क्वायर रूट है, इसको कैलकुलेट कर लेना, डी की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
देखो 16th और 17th डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है ना। 14th के जैसा है ये क्वेश्चन, देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 14th और 16th एक जैसा है, ठीक है। तो 16th में होमवर्क देता हूं, 17th भी काफी हद तक वैसा ही है, बट इसको मैं 16th के जैसा फॉर्मेट दे देता हूं बस, 16th या फिर 14th के जैसा। तो देखो 17th में जो आर है, पहली लाइन जो है हमारी 17th क्वेश्चन, लाइन 1 को मैं क्या करता हूं, लाइन 1 को a1 प्लस लैम्डा b1 इस फॉर्म पे ले देता हूं, और लाइन 2 को a2 प्लस म्यू b2 इस फॉर्म पे बस रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर ये 14th और 16th के जैसा हो जाएगा। तो पहली लाइन देखो, पहले आई का कोएफिशिएंट अलग करें, आई 1 के साथ, फिर -2 के साथ और 3 के साथ। तो आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, उसके बाद माइनस, अगर हम t कॉमन करें, यहां से t कॉमन करें तो ये हो गया -i, t कॉमन कर रहे हैं तो यहां से t कॉमन करके क्या मिलेगा, j, और यहां से t कॉमन करके -2k। तो ये हमारी लाइन 1 हो गई। अब इससे लाइन 2 देखो कैसे बनाते हैं। लाइन 2 से वही काम करना है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो लैम्डा और म्यू मैंने लिया वहां पे, ये लैम्डा और म्यू जो है उसी की जगह पे ये पहले में टी है, दूसरे में एस आने वाला है। देखो पहले 1 के साथ आई को, मतलब कांस्टेंट के साथ तो वो बनेगा हमारा वेक्टर है, ये हो गया आई कैप -j कैप प्लस k कैप। अब s जो है उसको अलग कर लो, और उसके साथ ये i तो 1, फिर इसके साथ क्या होगा 2j, और फिर यहाँ पे माइनस है तो ये -2k। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा करने के बाद इसको सॉल्व बहुत आसानी से हो सकता है। इनके बीच का डिस्टेंस वही है हमारा फॉर्मूला, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2, इस तरीके से, वेयर जो हमारा b1 है वो -i प्लस j -2k है, b2 वेक्टर i प्लस 2j -2k, ये हो गए b1 b2, और a1 हमारा पहला वेक्टर i -2j प्लस 3k, और a2 वेक्टर i माइनस j प्लस k, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई, इसको रख के डिस्टेंस बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो जाता है। अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर।